मैजिकल डबल डेकर ट्रेन। एक मजदूरों की बस्ती थी। वहां के लोग अलग अलग जगहों से आकर उस बस्ती में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन गुजार रहे थे। वो लोग दिल के बहुत ही अच्छे थे। वो लोग खुशी हो या गम सब साथ मिलकर रहते थे। उस बस्ती में रमा नाम की औरत जैन नाम के एक अमीर आदमी के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन रमा अपनी बेटी शिवानी को लेकर जैन के घर जाती है। जैन का बेटा रॉकी शिवानी से बात कर रहा था कि तभी वहां जयंत आता है। यू रॉकी और शिवानी को बातें करते देख जयंत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कहता है, अरे ओ शिवानी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे बेटे की बराबरी कर रही है। जैन की यह आवाज सुनकर रमा बाहर आती है। देख रमा, कल से तू अपनी बेटी को यहां मत ला, समझी? तुम जैसे फटीचरों के साथ अगर मेरा बेटा उठता बैठता रहेगा तो उसकी आदतें भी तुम जैसे फटीचरों जैसी हो जाएगी। और बेटा रॉकी, तुम इन फटीचरों से दूर ही रहो तो अच्छा है। यह सुनकर शिवानी उदास हो जाती है। रमा उसे लेकर घर की ओर निकलती है। रास्ते में एक रेल की पटरी थी जिस पर शिवानी ने कभी भी ट्रेन को आते या जाते नहीं देखा था। वो कहती है, माँ, इस रेल की पटरी पर कभी कोई ट्रेन क्यों नहीं आती? पता नहीं बेटी, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने भी किसी ट्रेन को आते या जाते नहीं देखा। इस तरह वो दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। शिवानी अपने बस्ती के बच्चों के साथ खेलने जाती है। वो बस्ती के बच्चे उस रेल की पटरी पर ट्रेन की आवाज करते हुए कुक 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 कहकर खेल रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक बार देश में एक महामारी की वजह से लॉकडाउन पड़ जाता है। ना गरीब ना अमीर, इस बीमारी की वजह से सब परेशान थे। मजदूर कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते थे, पर कोई भी ट्रांसपोर्ट सुविधा ना होने के कारण वो बहुत परेशान थे। उनके पास ना कोई काम था और ना ही खाने के लिए खाना। सब बहुत परेशान थे। एक दिन रॉकी अपने ड्राइवर के साथ रमा से मिलने आता है। रॉकी को देखकर रमा कहती है, अरे छोटे मालिक, आप यहाँ क्यों आए? रॉकी रोते हुए कहता है, काकी, काकी, पिताजी और माँ दोनों भी इस वायरस के शिकार हो गए। कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। कृपा करके क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? अरे छोटे मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हो? चलिए, मैं अभी आती हूँ। कि तभी रमा को उसका पड़ोसी नितिन उसे रोकते हुए कहता है, अरे रमा, तुम ये क्या कर रही हो? वो लोग अमीर है, अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी और अपनी बेटी शिवानी के बारे में सोचो। अरे नितिन भैया, अगर मुझे कुछ हो गया तो शिवानी का ख्याल रखने के लिए आप सब हो, पर छोटे बाबा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस कष्ट के समय में मुझे उनका साथ देना होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। रमा रॉकी के साथ चली जाती है। देखो, तुम सबको कल शाम तक ये सारे घर खाली करने होंगे। मैंने ये सारी जगह बेच दी है। पर सेठ जी, ऐसे कैसे घर खाली कर दे? लॉकडाउन है, हम बच्चों को लेकर कहाँ जाए? मुझे इन साफ बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे कल शाम तक घर खाली ही चाहिए। ऐसा कहकर चमनलाल वहां से चला जाता है कि तभी उस बस्ती में रहने वाला नितिन, जो एक कार ड्राइवर था, उसके पास एक आदमी आता है। नितिन भाई, तुम्हारे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तुरंत पास के शहर नहीं ले गए तो उनका बचना मुश्किल है। सारे एम्बुलेंस बिजी है। तुम जल्दी आकर उन्हें पास के शहर ले जाओ। यह सुनकर नितिन एक पल की भी देरी ना करते हुए तुरंत अपने मालिक के पास चला जाता है और उन्हें कार में पास के शहर वाले अस्पताल में एडमिट कराता है और उसके मालिक की जान बच जाती है। सब रेल पटरी पर जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे और औरतें बेचारी रो रही थी। तभी वहां पर शंभू कहता है, अरे, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हे भगवान, हमारी मदद कर। हम सबको पैदल ही अपने अपने घर जाना होगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अरे हम सब तो जैसे तैसे चले जाएंगे, पर बेचारी रूपा का क्या? वो गर्भवती है और इतना लंबा सफर कैसे तय करेगी? यह सुनकर सब और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाते।
और वहां एक परी प्रकट होती है। देखो, तुम लोग परेशान मत हो। तुम सब नेक दिल और अच्छे इंसान हो। तुम लोग गरीब जरूर हो, पर दिल के बहुत अमीर हो। मैं तुम लोगों के निस्वार्थ प्यार को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। ऐसा कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है और उस रेल की पटरी पर एक मैजिकल डबल डेकर ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में बहुत सारा सोना, पैसा, खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन, बच्चों के लिए खिलौने, सब कुछ था। यह सब देख बस्ती वाले खुश हो जाते हैं और परी का धन्यवाद करते हैं। उस मैजिकल डबल डेकर ट्रेन से मिले पैसों से वो बस्ती वाले उन जैसे और भी कई मजदूरों की मदद करने लगे और एक नई बस्ती बसाकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। दरअसल भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से शहर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। रोड की कोई भी सुविधा उस गांव में उपलब्ध नहीं थी। शहर जाने के लिए नदी से नाव पर लोग आना जाना किया करते थे, पर वहां पर बस एक ही मदन नाम के आदमी की नाव काम करती थी। मदन नाव से आने जाने का किराया लेता था और उसी से उसका घर चलता था। और अगर कोई दूसरा अपनी नाव नदी में डालता तो भी मदन उसको भगा देता था। एक बार गांव के लोग शहर जाने के लिए मदन के नाव का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मदन की नाव आती है। तब एक लड़की उसे कहती है, ये क्या भैया, कब से राह देख रहे हैं आपकी। और आप हो कि अब आ रहे हो। देर हो रही है कॉलेज जाने में। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है, हाँ रे मदन, अब तो तेरा ये हमेशा का ही हो गया, देर से आना। और तो और किसी दूसरे की नाव भी यहाँ टिकने नहीं देता तू। ये सुनकर मदन को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा? तुम लोगों के बड़े पर निकल आ रहे हैं। क्यों? मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊं और कभी भी जाऊं, और यहां पर तो बस मेरी ही नाव चलेगी। तुम लोग ये समझ लो, किसी को कोई आपत्ति है तो नदी तैर कर चले जाए। हाँ हाँ, अब तो तेरी दादागिरी ही चलेगी। पुलिस वाले और सरपंच भी तुम्हारे बाजू में जो है, और हमेशा किसी ना किसी बहाने से नाव का किराया भी बढ़ाते रहते हो तुम। ठीक है बच्चू, अभी बताता हूँ मेरी दादागिरी। ऐसा कहकर मदन उस आदमी को मारने लगता है। ऐसे में एक दिन बबीता नाम की एक लड़की गांव आती है अपने मामा के घर उनसे मिलने के लिए। गांव में आते ही उसे भी मदन की दादागिरी दिखाई देती है। तब वो अपने मामा से कहती है, अरे मामा, आप लोग उस मदन की दादागिरी कैसे सहन करते हो। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते। बेटा, सब कर चुके हैं पर कोई फायदा नहीं। पुलिस तो उस मदन के हाथ की कठपुतली है। अच्छा, इसे तो अब मजा चकाना पड़ेगा। बबीता मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट को किनारे ले आती है और लोगों से कहती है, आज से आप लोग इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल करके शहर आना जाना कर सकते हो। कम समय में तुरंत ही आपको शहर पहुंचाएगी ये मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट। अब इस मदन की दादागिरी सहन करने की कोई जरूरत नहीं। बबीता की इस तरह की बातें सुनकर मदन बौखला जाता है और वो कहता है, इतनी सी जान और मुझसे पंगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और आप लोग खबरदार, अगर इसके बोट का इस्तेमाल किया तो देख लूंगा तुम सब लोगों को। मदन इस तरह से लोगों को धमकाने लगता है, पर लोग मदन की बात नहीं सुनते और उसी मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल शहर आने जाने में किया करते हैं। धीरे धीरे मदन की नाव से कोई भी नहीं जाने लगा। इस वजह से मदन को भी पैसे मिलना बंद हो चुके थे। तब मदन सोचता है, अरे इस बबीता की बच्ची ने तो मेरा सारा काम धंधा बंद कर दिया है। अब उसकी बोट को खराब करना ही पड़ेगा और बबीता को भी मजा चखाना पड़ेगा। हथौड़ा लेकर जाता है और उस मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट को मारने लगता है। तभी तुरंत बबीता के फोन पर एक सिग्नल आता है। वो समझ जाती है कि कोई बोट के साथ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि बबीता ने उस बोट में कुछ ऐसे प्रोग्राम फिट किए थे जो कि सीधा बबीता के फोन से जुड़े थे। बबीता को एक क्लिप आती है जिसमें मदन बोट को तोड़फोड़ कर रहा था।
तभी तुरंत बबीता गांव के लोगों को लेकर नदी किनारे जाती है। सभी को वहां देखकर मदन घबरा जाता है। तब बबीता कहती है, क्यों, क्या सोच रहे हो? हमें कैसे पता चला? यही ना, ये कोई मामूली बोट नहीं है, ये एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट है। इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दिए हैं जो कि मेरे पास है इस फोन में। अब कल सारे गांव में ये क्लिप फैला दूंगी और शहर जाकर बड़े साहब को दिखाकर तुम्हें सजा दूंगी। ये सुनकर मदन वहां से भाग जाता है और नदी के पास में ही कहीं छुप जाता है और सोचते रहता है, मुझे कैसे भी करके इस बबीता को शहर जाने से रोकना होगा, नहीं तो मैं गया काम से। दूसरे दिन बबीता शहर जाने के लिए निकलती है अपने मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट से। तो बीच में ही मदन भी अपनी नाव लेकर बबीता को मारने आता है। मदन बबीता का फोन छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। फिर क्या, बबीता बोट का एक बटन दबाती है जिसमें से काला काला धुआं निकलता है। उस धुएं से मदन की आंखों में पानी आता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो लड़खड़ा के खुद ही पानी में गिर जाता है। गांव वाले मदन को पानी में से निकालकर एक पेड़ से बांध कर रखते हैं। तब तक मदन बेहोशी होता है। इधर बबीता शहर जाकर बड़े साहब को वो फोन की क्लिप दिखाती है। पुलिस लेकर वो गांव चली आती है। गांव वाले भी मदन के खिलाफ ही गवाही देते हैं। जब मदन को होश आता है तब वो कहता है, मुझे माफ कर दो बबीता, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब मैं नहीं, पुलिस सजा देंगी तुम्हें। माफी की तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से पुलिस मदन को पकड़कर जेल में डाल देती है। गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं और बबीता को माला पहनाकर पूरे गांव में उसकी रैली निकालकर उसका सम्मान करते हैं। बबीता फिर से कुछ मैजिकल इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर उस नदी में रखती है गांव वालों के लिए। जादुई इलेक्ट्रिक साइकिल। हस्तिनापुर नाम के गांव में मदन नाम का कुरियर बॉय रहता था। वो अपनी साइकिल पर घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता था और आए हुए उन पैसों से वो अपने माता पिता की देखभाल करता था। उनके माता पिता मदन की शादी करना चाहते थे। वो कावेरी नाम की एक लड़की को देखने जाते हैं। कावेरी उन्हें पसंद आती है। कावेरी मदन से बात करने के लिए कहती है। शादी से पहले अगर एक दूसरे के विचार जान लेंगे तो अच्छा होगा कहकर माता पिता भी मान जाते हैं। आपने कहा आपका नाम मदन है? हाँ कावेरी, कहो मुझसे क्या बात करना है? मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? मुझे सिगरेट दारू पीने जैसी कोई भी आदत नहीं है। देखो मदन, मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ती हूँ और तुम हो कि 10th क्लास भी पास नहीं हुए हो और ऊपर से कुरियर बॉय की नौकरी कर रहे हो। कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना कावेरी। भगवान ने जो रास्ता बताया है ईमानदारी से वही कर रहा हूं और जो मेरे पास है उसमें खुशी से जी रहा हूं। मेरे लिए ये काफी नहीं है मदन। मेरी बीवी अच्छी पढ़ी लिखी है कहकर तुम शान से लोगों से कह सकते हो, पर मेरा पति एक कुरियर बॉय है, ये मैं नहीं कह सकती। अरे ये बात पहले ही बता देनी थी, हम चले जाते। इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना। मैं अपने परिवार वालों से कह नहीं सकती। तुम ही कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं और यहाँ से चले जाओ। मदन सारी बात समझ जाता है और लड़की पसंद नहीं है कहकर अपने माता पिता को लेकर वो घर आ जाता है। उसके माता पिता उसे पूछते हैं कि लड़की अच्छी थी, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो क्यों तूने मना कर दिया? मदन सारी बात उन्हें बताता है और उदास होता है कि उसके माता पिता उसे तसल्ली देते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मदन का दोस्त रवि और मदन दोनों साइकिल पर जा रहे थे। अरे यार, अगर ये साइकिल पेट्रोल से चलती तो कितना अच्छा होता। अरे भाई, क्यों ऐसी बातें करते हो? पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर साइकिल भी उससे चलने लगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? अच्छा चल, पेट्रोल से नहीं तो बिजली से चलती तो कितना अच्छा होता। फुल चार्जिंग रखने के बाद हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते, जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते, कुछ भी कर पा सकते। रवि की बातें मदन के मन में घर कर जाती है। बहुत सोच और मेहनत से मदन बिजली से चलने वाली साइकिल बनाता है।
और वो पहले से भी तेजी से घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता है। सारे गांव में उसके पास जो मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल है उसके बारे में पता चलता है। ये बात जानकर कावेरी मदन से मिलती है। अरे, आप फिर से क्यों आई हो? मुझे आपसे एक बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए आई हूँ। कहिए, क्या बात है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे काम है। सारा गांव तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्या वो सच है? जो इलेक्ट्रिक साइकिल तुम्हारे पास है, क्या तुमने उसे बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ, चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी। हम उन्हें एक शॉप खोल कर बेचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बेचे तो उतनी सेल नहीं होंगी। तुम इसे एक मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दो, तब मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बिजनेस करेंगे। क्या जादुई बिजली की साइकिल? क्या उनमें सोना और पैसे चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे या बड़े कोई भी कहाँ भी ले जा सके ऐसे। उसका एक रिमोट भी बनाता है। रिमोट की सहायता से साइकिल को जब चाहे तब गायब कर सकते हैं और जब चाहे तब ला भी सकते हैं। कावेरी को रिमोट मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में वो बताता है। कावेरी खुश हो जाती है। मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले तुम्हें दहेज में कुछ पैसे देंगे। उन पैसों से हम मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल की दुकान खोल लेंगे। तुम साइकिल बनाते रहना और मैं उन्हें शॉप में सेल्स करूंगी। मदन मान जाता है। कावेरी और मदन की शादी होती है। जैसा सोचा था वैसे दहेज में आए हुए पैसों से मैजिकल इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान खोलते हैं। मदन मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा था और कावेरी उन्हें शॉप में रखकर सेल कर रही थी। इस तरह दोनों उस मैजिकल इलेक्ट्रिकल साइकिल शॉप से अच्छे से कमाई करने लगे।